नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं हूं आपका इंस्ट्रक्टर प्रणय कुमार और आप देख रहे हैं ज्ञानोदय कोचिंग सेंटर यूट्यूब चैनल। और आज के इस क्लास में हम लोग हिंदी व्याकरण की बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा करेंगे। एक अध्याय है समास, जिस अध्याय से आप लोग भली भांति परिचित होंगे कि ये अध्याय कितना महत्वपूर्ण है और इसे समझना बेहद ज़रूरी है। ठीक है, ये वीडियो आपके कमेंट पर है। ये तो आधारित क्लास 12th का है, लेकिन आप किसी भी क्लास में हो, ये डिपेंड करता है कि आपको जानकारी चाहिए तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आइए आज समास को हम लोग एक सरल भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। इसके बाद मुझे उम्मीद है कि आपको समास की वीडियो को सर्च ना करना पड़े। सबसे पहले समझेंगे कि समास क्या है, इसकी परिभाषा क्या है। तो इसकी परिभाषा यहाँ पर है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। कितना आसान है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को, यानी उस शब्द का कुछ अर्थ होना चाहिए, अगर बन जाता है तो उसे ही क्या कहेंगे, समास कहेंगे। बिल्कुल ही आसान तरीके से हमने अब तक ये चीज़ देख लिया। जैसे अगर मैं कह दूं गंगाधर, गंगाधर, ये जो है कि गंगाधर अभी आपको एक शब्द लग रहा है, लेकिन गंगा को धारण करने वाला, इसका मतलब क्या होगा, गंगा को धारण करने वाला, गंगा को धारण करने वाला। अब गंगा को धारण करने वाला कौन है जी, तो शिव जी हैं। तो बताइए, गंगा को धारण करने वाला एक से अधिक शब्दों से मिल करके क्या बन गया, गंगाधर। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, समास कहते हैं। मुझे उम्मीद है कि ये पहला लाइन आपको समझ में आ गया होगा। एक और एग्जाम्पल दें तो हम दें राजकुमार। क्या दे दिया मैंने, राजकुमार, यानी राजा का कुमार। अब यानी कि यहाँ पर देखिए, एक से अधिक शब्दों से मिल करके एक राजा का कुमार यहाँ से मिल करके बन गया राजकुमार। इसी को हम लोग कहते हैं समास। ठीक है, समझ में आ गया कि समास क्या है। यही चीज़ यहाँ पर कह रहा है कि दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बने हुए नए सार्थक शब्द को समास कहते हैं। अब समास के 6 भेद हैं। अब इस 6 भेद को आपको पढ़ना बेहद जरूरी है। यहीं से आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर होगा और सब्जेक्टिव भी, कि समास कितने प्रकार के होते हैं। तो समास 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, अव्ययी भाव समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास और बहुब्रीहि समास। ये 6 प्रकार के समास हैं। इनको एकदम आज मिनटों के वीडियो में आप लोग समझ जाइएगा, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो क्या तैयार है ना आप लोग समझने के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ आपके कमेंट पर है, तो मुझे नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्या ऐसे ही वीडियोस आप और चाहते हैं हिंदी के, तो मैं कोशिश करूँगा और भी वीडियोस आपके लिए लाने के लिए। आइए अब एक एक करके समझते हैं। जैसे यहाँ अव्ययी भाव समास है, तो ये 1 नंबर पे आ गया पहला अव्ययी भाव समास। तो हम लोग उसी प्रकार से अब पढ़ेंगे 1 नंबर में अव्ययी भाव समास, यानी पहला जो प्रकार निकल के आया है वो है अव्ययी भाव समास। अब अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं, जिस समास का पहला पद प्रधान होता है या उपसर्ग होता है। जिस समास का क्या होता है, पहला पद प्रधान होता है, इस चीज को याद रखेंगे, या उपसर्ग होता है। उपसर्ग किसे कहते हैं पता है, उपसर्ग और प्रति आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो किसी शब्द के पहले लगता है। क्या लगता है, किसी शब्द के पहले। तो किसी शब्द के पहले लगेगा तो वही तो हुआ पहला पद प्रधान। तो उपसर्ग हो या पहला पद प्रधान हो, उसे ही हम लोग क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास। जैसे लिखा हुआ है प्रतिदिन, सहर्ष, यथासंभव। तो समास में देखिए हमको विग्रह करना पड़ता है। अगर हम लोग प्रतिदिन को देखें तो लगा हुआ है प्रति और दिन। तो देखिए क्या लगा हुआ है, जिसका पहला पद प्रधान हो या उपसर्ग हो, तो प्रति दिन में क्या लग गया, प्रति लग गया, तो बन गया प्रतिदिन। तो यहाँ पर क्या हुआ, 2 शब्द जुड़े और एक शब्द बन गया। ये समास तो है ही, लेकिन समास में कौन सा प्रकार है, अव्ययी भाव समास हो गया, क्योंकि इसका पहला पद क्या है, प्रधान है, उपसर्ग है, और ये बन गया हमारा अव्ययी भाव। अब जैसे कि यहाँ पर देखिए कह रहा है सहर्ष,
यानी कि ये हर्ष में क्या लगा हुआ है, हर्ष में स लगा है, यानी कि उपसर्ग, यही उपसर्ग जुड़ गया शब्दों में, उपसर्ग जुड़ जाने से अव्ययी भाव समास बन जाता है। यथा संभव, यहाँ पर क्या है, एक जगह यथा है, यथा किसके साथ जुड़ा है, संभव के साथ, यानी संभव में यथा जुड़ गया तो बन गया यथा संभव। तो यहाँ पर ये सभी क्या हैं, उपसर्ग हैं, और पहला पद इस शब्द का क्या है, प्रधान है। तो पहला पद जिसका प्रधान होगा या फिर उपसर्ग होगा तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, अव्ययी भाव समास कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए कुछ जानकारी दी गई है नीचे कि एक ही शब्द कई बार आने पर भी उसे इसी समास में समझा जाता है। जैसे क्या, हाथों हाथ, घर घर, यानी एक ही शब्द अगर दोबारा आ जाए, जैसे हाथों हाथ, घर घर, दो बार आ गया ना, तो उसे क्या कहेंगे हम लोग, अव्ययी भाव समास, उसे भी हम लोग कहेंगे अगर दोबारा एक ही शब्द आ रहा है। तो हमने क्या समझा कि पहला पद जिसका प्रधान होगा या उपसर्ग होगा उसे अव्ययी भाव समास कहेंगे। आगे हम लोग जो है ना ऑब्जेक्टिव भी करेंगे, विकल्पों की संख्या भी रहेगी आगे, लेकिन फिलहाल अभी हम लोग थ्योरी को समझते हैं। अगला कह रहा है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास किसे कहते हैं, इसका दूसरा शब्द प्रधान होता है। क्या होता है, इसका दूसरा शब्द प्रधान होता है, दोनों के बीच कारक चिन्ह का लोप होता है। दोनों के बीच क्या होता है, कारक चिन्ह का, कारक आपने पढ़ा होगा, का को की, ऐसा है ना, से में, ये सब कारक चिन्ह है, इनका लोप होता है। एवं दूसरा पद छोटा होता है। यानी कि अभी हमने पढ़ा था अव्ययी भाव जिसमें पहला पद प्रधान था, अभी यहाँ पर क्या कह रहा है, दूसरा पद प्रधान होता है और कारक चिन्ह का लोप होता है, और दूसरा पद क्या होता है, छोटा होता है। जैसे नीचे एग्जाम्पल दिया है राजकुमार। अब राजकुमार को कैसे हम लोग करेंगे, विग्रह, यानी अभी तुरंत मैंने शुरुआती में ही बताया था, क्या होगा, राजा का कुमार, तो क्या हो जाएगा, राजा का कुमार। अब देखिए यहाँ पर क्या हुआ, कारक चिन्ह का से जुड़ गया, और दूसरा पद देखो छोटा है, और क्या होता है, दूसरा पद प्रधान होता है। ठीक है, अब यहाँ पर कहा है राजा का पुत्र, तो यहाँ राजपुत्र, अगला क्या कह रहा है, राजपुत्र, तो क्या हो जाएगा, राजा का पुत्र, यानी उसको कहेंगे हम लोग राजपुत्र। तो यहाँ पर क्या हुआ, दूसरा पद प्रधान और दूसरा पद छोटा, और ये कहाँ से जुड़ गया, हमारा कारक के चिन्ह से, का से जुड़ गया। पाप मुक्त, इसको हम लोग क्या कहेंगे, विग्रह करेंगे तो पाप से मुक्त, पाप से मुक्त, तो यहाँ पर से जुड़ गया। ठीक है, शिवालय, शिव का आलय, शिव का आलय, आलय का मतलब क्या होता है, घर, आवास, जैसे विद्यालय, तो शिव का आलय। यहाँ पर देखिए सब में क्या हुआ है, कारक चिन्ह का लोप हुआ है, तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास में कुछ उदाहरण हैं, राजकुमार, राजा का पुत्र, पाप मुक्त, शिवालय। इसका अगर विग्रह करेंगे तो आपको कारक चिन्ह का लोप होगा, तो समझ जाइए कि वो क्या है, तत्पुरुष समास का एक प्रकार है। तो दो प्रकार हमने समझ लिया। अब आइए आगे हम लोग पढ़ते हैं कर्मधारय समास। यह भी बहुत ज़्यादा ना जरूरी है, पूछता है यही ज़्यादा सबसे, कर्मधारय और बहुब्रीहि। लास्ट में बहुब्रीहि का एक ट्रिक भी बता दूंगा, हालांकि ट्रिक तो नहीं सीखना चाहिए, विद्यार्थियों को कॉन्सेप्ट सीखना चाहिए। तो कर्मधारय समास पहले जानते हैं किसे कहते हैं। इस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, दूसरे पद की तुलना में विग्रह करते वक्त है जो या के समान आता है। समझिए, इस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, यानी क्या करता है, प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है और दूसरे पद की तुलना में विग्रह करते वक्त है जो या के समान जैसा शब्द आता है, तो समझ जाइए कि वो कहाँ से लिया गया है, कर्मधारय समास का एक प्रकार है। तो नीचे देखिए पहला उदाहरण है कमल नयन। कमल नयन को अगर विग्रह करें तो क्या हो जाएगा, कमल के समान नयन। इस समास में प्रथम पद दूसरे पद की विशेषता बताता है, यानी पहला पद दूसरे पद की क्या बताएगा, विशेषता बताएगा, और दूसरे पद की तुलना में विग्रह करते वक्त है जो या के समान आता है। तो आ गया कि नहीं, कमल के समान नयन, इसका विग्रह कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, कमल
कमल के समान नयन। तो हो गया कि नहीं, के समान आ गया कि नहीं, यहाँ पर के समान आ गया, यानी कि कमल एक शब्द, नयन एक शब्द, इस दोनों को जोड़ा गया, कमल नयन शब्द बन गया। इसे ही कहते हैं समास। और समास का कौन सा प्रकार है, कर्मधारय समास, क्योंकि इसका जब विग्रह करते हैं तो के समान या हैजो का अर्थ आता है। अब जैसे है महान पुरुष, महान पुरुष का अगर विग्रह करेंगे तो क्या हो जाएगा, महान है जो पुरुष, क्या हो जाएगा, महान है जो पुरुष। अब यहां पर क्या आ गया, है जो आ गया कि नहीं विग्रह करने पर, यानी ऐसा पुरुष जो महान है, यानी महान है जो पुरुष। तो यहां पर किससे जो है कि जुड़ा हुआ है जो से, यानी विग्रह करने पर है जो शब्द आ गया। तो यानी कि जैसे ही अगर हमने यह चीज देखा, समझ जाइए कि वह कर्मधारय समास है। अब अगला है लाल मणि। तो लाल मणि को अगर विग्रह करें तो क्या हो जाएगा, लाल है जो मणि, क्या हो जाएगा, लाल है जो मणि। अब याद रखिएगा कि यह जो है यहाँ पर विग्रह करने पर है जो आ रहा है या के समान आ रहा है, अगर ऐसा कोई बात हो रहा है तो समझ जाइए कि वह कर्मधारय समास का एक रूप है। समझ में आ गया, कितना आसान है। इसके उदाहरण को आप लोग याद कर लेंगे। इसमें 3 उदाहरण आया, कमल नयन, महान पुरुष, लाल मणि। तो ये सभी किसके उदाहरण हैं, कर्मधारय समास के। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब आइए द्विगु समास को समझते हैं। समझिए, ये बहुत ही आसान है, एकदम 1 मिनट में समझ जाएंगे। ऐसा समास जिसका पहला पद संख्या पद होता है, संख्या वाले शब्दों का प्रयोग होता है, यानी ऐसा समास जिसमें संख्या पद होगा, यानी इसमें संख्या वाले शब्दों का प्रयोग होगा, जैसे 1 2 3 4 कुछ हो सकता है, ये सभी क्या है, संख्या है। तो संख्या पद होता है। उदाहरण के तौर पर यहाँ जैसे में दिया है चौराहा, त्रिकोण, नवरात्र, तिरंगा। अब जैसे चौराहा है, चौराहा का विग्रह करेंगे, चौराहा को कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 4 राह। तो यहाँ पर क्या आ गया, 4 आ गया कि नहीं, संख्या पद हो गया। तो जैसे ही संख्या पद आएगा उसको हम लोग कहेंगे द्विगु समास। जैसे त्रिकोण, अब त्रिकोण मतलब क्या हुआ, 3 कोणों वाला, 3 कोणों वाला, ठीक है, या 3 कोणों का समूह, उसको हम लोग क्या कहेंगे, त्रिकोण। तो इसमें 3 आ गया कि नहीं, एक संख्या पद, तो यह भी हमारा द्विगु समास हो गया। नवरात्र, नवरात्र का विग्रह करेंगे तो क्या होगा, 9 रात्रि का समूह, क्या होगा, 9 रात्रि का समूह। तो शुरुआत में क्या आ गया, संख्या पद आया कि नहीं, 9। तो जैसे ही संख्या पद आ गया तो द्विगु समास। तिरंगा, तिरंगा तो सभी जानते हैं, 3 रंगों का, 3 रंगों का। तो यहां पर भी क्या आ गया, 3 आ गया। यानी यह बात याद रख लेना है कि ऐसा समास जिसमें संख्या पद होता है, संख्या वाले शब्दों का प्रयोग होता है, उसे द्विगु समास कहते हैं। जैसे चौराहा, त्रिकोण, नवरात्र, तिरंगा, इस सब का विग्रह अगर करते हैं तो हमारे पास शब्द आते हैं जो वो संख्या पद वाले आते हैं, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, द्विगु समास कहेंगे। समझ में आ गया। बिल्कुल ही साधारण भाषा में मैं चाहता हूं कि आप लोग एक बार में ही इसे समझ लें। अगर वीडियो आपके हेल्प में आ रहा है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा, ताकि आगे मैं और भी वीडियोज ला सकूं। आइए नेक्स्ट देखते हैं, अगला देखते हैं क्या है। अगला है द्वंद्व समास। अगला क्या है, द्वंद्व समास। आइए जानते हैं पहले द्वंद्व समास किसे कहते हैं। जिस समास के दोनों पद प्रधान हो, क्या हो, दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं योजक चिन्ह हो, इसके दोनों शब्द प्रायः एक दूसरे से उल्टे होते हैं। समझिए क्या कहा गया, जिसके दोनों पद प्रधान हो, यानी पहला दूसरा दोनों पद प्रधान होगा और विग्रह करने पर और
या ये दोनों शब्द आए एवं योजक चिन्ह आ सकते हैं तो उसे द्वंद्व समास कहेंगे। और अतिरिक्त में देखिए यहाँ पर दिया है इसके दोनों शब्द प्रायः एक दूसरे से उल्टे होते हैं। जैसे ही एक दूसरे से उल्टे शब्द देख लिए तो समझ जाइए कि वो क्या होगा, द्वंद्व समास होगा, जिसमें दोनों पद प्रधान होगा। अगर विग्रह करें तो और या से जुड़ा होगा, जैसे दिया गया है पाप पुण्य। अब देखिए पाप अलग पुण्य अलग, पाप अलग चीज पुण्य अलग चीज, दोनों क्या है एक दूसरे से उल्टे हैं, दोनों एक दूसरे से अलग हैं। जैसे ही अलग हो गया वैसे ही क्या होगा, द्वंद्व समास होगा। नीचे देखिए एक चीज और दिया गया, पहले ही बता दें, कहा जा रहा है दोनों पदों के बीच चिन्ह डैश होता है, यानी कि इस प्रकार का चिन्ह अगर रहे तो समझ जाइए कि वो द्वंद्व समास है। लेकिन याद रखिएगा जैसे अगर दे दें घर घर और यहाँ पर हमने दे दिया तो याद रखिएगा ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या कहा गया है, दोनों पद प्रधान होते हैं और दोनों एक दूसरे के उल्टे होते हैं। ये तो दोनों एक जैसा ही हो गया ना, तो इसको कौन सा समास कहेंगे घर घर को, आप लोग नीचे कमेंट करके मुझे बताइए, ठीक है। अगला देखिए कह रहा है दुख सुख, तो दुख भी अलग सुख भी अलग, दुख एक अलग चीज है, अलग शब्द है, अलग इसका भाव है, और सुख भी अलग है। गुण दोष दोनों अलग अलग हैं, गुण का भी अपना एक क्या है महत्व है, और दोष दोष भी अलग है, यानी दोनों पद क्या है प्रधान है, यह भी प्रधान है यह भी प्रधान है। माता पिता, तो माता पिता जो है माता प्रधान पिता प्रधान, माता भी प्रधान है और पिता भी क्या है प्रधान है। ऐसा थोड़े है इसमें कि पहला पद प्रधान दूसरा पद नहीं, दूसरा पद प्रधान पहला पद नहीं, यानी जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं उसे द्वंद्व समास कहते हैं। दोनों द्वंद्व, दोनों पद प्रधान होते हैं तो द्वंद्व समास। वैसे ही कहा गया है नदी नाले, नदी अलग चीज है नाले अलग चीज हैं, दोनों का अपना अपना मतलब है। और एक चीज ध्यान दीजिए कि इन सभी में देखिए चिन्ह का प्रयोग किया गया है ना, इस चिन्ह का प्रयोग किया गया है। तो यहाँ से भी हम लोग जो है लड़ाएंगे, देखेंगे कि कॉन्सेप्ट जो है हमारा मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि अब तक आप मेरी बातों से वाकिफ हैं, समझ में आ रहा है आपको, तो मुझे भी और अच्छा लगेगा कि मैं आप लोगों को समझा पा रहा हूँ। हालांकि हिंदी मैं नहीं पढ़ाता, इसलिए पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आप बच्चे कमेंट करते हैं। हिंदी तो हमारा ऐसे भी अच्छा है, हिंदी को बस पढ़ते चले जाए ना तो हो जाएगा, बात क्लियर है। इसमें तो हमारा ये शब्द ही है हमारा, इसमें तो हमें याद करने की जरूरत नहीं, बस हमने समझ लिया कि जो है कि दोनों जिसके पद प्रधान होंगे वो द्वंद्व समास होगा, हो गया। चलिए आइए अगला देखते हैं। अगला क्या है, अगला है बहुब्रीहि समास। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको एकदम समझ लेना है एकदम एक बार में ही। बहुब्रीहि समास में देखिए क्या होता है, बहुब्रीहि समास कहते किसे हैं, इस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं होता। इस समास का कोई भी पद क्या होता है प्रधान नहीं होता, बल्कि दोनों मिलकर तीसरे शब्द या तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। यानी क्या होता है, कभी कभी देखिएगा कि दो मित्र आपस में बात कर रहा है, ठीक है, दो मित्र बात कर रहा है, तो कभी कभी कहता है क्या तुम बात करते हो यार, तुम तो तीसरा ही बात कर दिए। यानी ना तो पहला ना तो दूसरा, इस दोनों के अलावा कोई तीसरा ही गप खुल गया। यानी यही होता है बहुब्रीहि समास में, जिस समास का कोई भी पद प्रधान नहीं, ना तो पहला पद प्रधान ना तो दूसरा पद प्रधान, बल्कि दोनों मिलकर किसी तीसरे पद की ओर संकेत करते हैं। और अलग से दिया है अतिरिक्त में प्रायः भगवान के नाम आते हैं, यानी प्रायः अगर भगवान के नाम आ गए तो समझ जाइए कि वह बहुब्रीहि समास है। जैसे उदाहरण के लिए लेते हैं, जैसे है गिरिधर। अब गिरिधर तो एक शब्द है, लेकिन अब देखिए इसको अगर विग्रह करें तो क्या हो जाएगा, गिरी को धारण करने वाला हो जाएगा कि नहीं, ठीक है। अब देखिए दशानन, दशानन दशानन, दस आनन, आनन वाला, आनन, आनन मतलब क्या होता है सर, दस आनन वाला, दस आनन वाला, अर्थात क्या होगा बताइए, अर्थात दस आनन वाला, अर्थात कौन, रावण, अर्थात रावण। यह भी हमारा क्या है, एक देवता ही था ये पहले, बाद में ये जो है कि बन गया दानव।
तो रावण अर्थात रावण, याद रखिएगा इससे क्या हो रहा है, ये दोनों पद मिल करके एक तीसरे पद की ओर संकेत कर रहा है। 10 एक अलग चीज है, आनन एक अलग चीज है, दोनों मिल करके रावण बन गया, तो एक तीसरा पद बन गया कि नहीं। जैसे ही ऐसा महाभारत रामायण यह सब से रिलेट कर रहा है कोई, समझ जाइए कि बहुब्रीहि समास है। समझ गए। अब अगला देखिए कह रहा है गंगाधर। तो गंगाधर ये मैंने शुरुआत में ही कह दिया था, बताया था आपको कि गंगा को धारण करने वाला, गंगा को धारण करने वाला। अब गंगा को धारण करने वाला कौन होते हैं? गंगा को धारण करने वाला अर्थात बताइए कौन होते हैं? चुप है जी। गंगा को धारण करने वाला अर्थात शिव। तो शिव जी गंगा को धारण करते हैं कि नहीं? तो यहां से हमारा जैसे ही अर्थात के रूप में निकल गया शिव, तो यहां पर ये क्या हो जाएगा? बहुब्रीहि समास हो जाएगा। अब नेक्स्ट जो है एक अगला एग्जाम्पल बड़ा फेमस है, लंबोदर। लंबोदर तो क्या होगा? लंबा है उदर जिसका, उदर जिसका। अब क्या होता है बताओ? उदर का मतलब क्या होता है? पेट। लंबा है उदर जिसका अर्थात, अर्थात कौन? गणेश जी, अर्थात गणेश जी। तो ये सभी निकल गए कि नहीं भगवान के नाम? तो ये सभी कौन से होंगे? बहुब्रीहि समास। तो मुझे उम्मीद है कि आज का क्लास आपको बेहद अच्छा लगा होगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो मुझे आप नीचे कमेंट कर सकते हैं या फिर इनबॉक्स भी कर सकते हैं। आज के लिए आपका जो प्रश्न है, आज का प्रश्न, पीताम्बर निम्न में कौन सा समास है? ये मुझे आप नीचे कमेंट करके मुझे बताएंगे कि पीताम्बर कौन सा समास है। अव्ययी भाव समास, कर्मधारय समास, बहुब्रीहि समास या द्विगु समास, ये मुझे आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तब मैं समझूंगा कि आपने सीखा, इसको समझा बढ़िया से। और अगर ऐसे ही आप वीडियो चाहते हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर दीजिए ताकि ऐसे ही वीडियोस आपको लगातार मिलती रहें। फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अन्य क्लास में।